गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो शुरू करते हैं हम। आज जो हमारा लेक्चर है वो क्लास बीएससी सेकेंड ईयर का है और हमने ऑप्टिक्स वाली बुक को स्टार्ट किया था। उसके अंतर्गत हमने, मैं एक बार ब्रीफली बता देता हूँ हम अभी तक क्या क्या कर चुके हैं। एक जनरल आइडिया लिए थे हमने लाइट की नेचर किस प्रकार की होती है उसके बारे में, और उसके बाद हमने क्या देखा था, हमने जो टॉपिक हमने स्टार्ट किया था वो था हमारा इंटरफेरेंस। ठीक है, जनरल कैरेक्टर ऑफ वेव्स की कुछ जनरल प्रॉपर्टी देखी थी, कोहेरेंस का बेसिक आइडिया लिया था, उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन और उसके बाद इंटरफेरेंस को हमने स्टार्ट किया था। वो इनिशियल फेज है, अभी इंटरफेरेंस तो अभी स्टार्ट हुआ है। काफ़ी लंबा टॉपिक है इंटरफेरेंस, हमें खूब सारे अलग अलग इवेंट्स उसके अंतर्गत पढ़ने हैं, पूरा डिटेल में चलेगा। तो होपफुली आप लोगों ने उन लेक्चर को सुन लिया होगा, शॉर्ट में उनके नोट्स भी बना लिए होंगे। और अब आज हम क्या करने वाले हैं उसको करने से पहले कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन है, उसको भी आप बड़े ध्यान से सुनिए। तो जैसा कि मैंने इससे प्रीवियस लेक्चर जो थर्ड ईयर का था उसमें मैंने यही कहा था कि एक लगातार जो डिमांड आ रही है रोज़ लेक्चर अपलोड करने की, तो आप थोड़ा पेशेंस रखिए। वो डिमांड एकदम से पूरी हो पाना अभी संभव नहीं, इसलिए आप इस तरह की डिमांड ना करें। आप निश्चिंत रहिए, मैं खुद इस बात के लिए बिल्कुल कमिटमेंट मेरा पूरा है इस चीज़ के लिए कि आपको विद इन टाइम पीरियड आपको लेक्चर मिलते रहें, लेकिन उसमें कुछ टाइम लगता है। ठीक है ना, तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, धीरे धीरे हो जाएगा। अभी तो जो आपको काम मिल रहा है आप उसको करते रहिए। तो आप आराम से उन टॉपिक्स को पढ़िए, कीजिए। अब आज जो हम करने वाले हैं उसको आप ध्यान से सुनिए। आज हम क्या करेंगे, जो टॉपिक हमने पढ़ा है उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे। ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना, क्योंकि जैसा मैंने आपको पहले ही बताया है कि हम इस प्लेटफॉर्म को क्लासरूम टीचिंग के समान करने का प्रयास कर रहे हैं और इसी वजह से इसमें टाइम लग रहा है। अदरवाइज केवल टॉपिक को उठा करके करना होता, अभी तक तो मैं लगभग 10-12 टॉपिक करा करके आपकी काफ़ी यूनिट कवर हो चुकी होती, लेकिन उसका उतना बेनिफिट नहीं मिलता। फिर क्या होता है, बीच में से उस टॉपिक को स्किप करते और आपको मज़ा भी नहीं आता। समय लगने दो, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन हम करेंगे बिल्कुल डिटेल से हर चीज़ को। ठीक है ना, धीरे धीरे जैसे जैसे सुविधाएं बढ़ती जाएगी, ठीक है ना, वैसे वैसे स्पीड भी बढ़ती जाएगी। आप बिल्कुल निश्चित रहिए, अभी तो ये शुरुआती फेज, अभी हमें सिर्फ 10-12 दिन हुए हैं, अपने आप फ्लो बढ़ जाएगा। तो आज हम करने वाले हैं न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कुछ। इससे पहले मैंने थर्ड ईयर में भी न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करवाई थी अभी प्रीवियस लेक्चर में। तो न्यूमेरिकल प्रैक्टिस इसलिए भी जरूरी है कि जो कॉन्सेप्ट आपने सीखा या जिस टॉपिक को आपने पढ़ा है उस टॉपिक को आप कहाँ तक समझ पाए हो, या उससे भी बढ़कर मैं बात कहूँ कि जो कॉन्सेप्ट या चीज़ आपने सीखी है उसको आप अप्लाई कर पा रहे हो कि नहीं पा रहे हो, उसको जज करने का एक तरीका न्यूमेरिकल प्रैक्टिस भी है। एक तरीके की बात करूँ, ठीक है ना, एक मात्र नहीं है। उसके लिए तो खूब से दूसरे तरीके होते हैं, कॉन्सेप्ट्स जो आपने सीखे हैं कॉन्सेप्ट उसको अप्लाई करने के, लेकिन न्यूमेरिकल भी क्या है, एक तरीका है। क्योंकि जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो तो सबसे पहले तो उस न्यूमेरिकल को पढ़ करके आप कम से कम ये अनुमान तो लगा ही लेते हो वो किस टॉपिक से है, और जैसे ही आपको टॉपिक का पता चलता है तो तुरंत क्या होता है, वो टॉपिक पूरा आपके दिमाग में घूमने लगता है। तो इस क्रम में क्या हो जाता है, वो पूरा टॉपिक ही रिकॉल हो जाता है। तो एक तरह से न्यूमेरिकल प्रैक्टिस रिवीजन करने का भी तरीका है। तो मैंने आपको बता दिया न्यूमेरिकल क्यों कर रहे हैं। अब न्यूमेरिकल को कैसे किया जाए आप लोग करते आ रहे हो निश्चित रूप से। 11th क्लास में भी आपने किए होंगे, 12th क्लास में भी आपने फिजिक्स पढ़ते वक्त किए होंगे, फर्स्ट ईयर में भी किए होंगे, ठीक है। और मुझे वो आइडिया नहीं आपने किस अप्रोच के साथ किए होंगे, निश्चित रूप से अच्छी तरह से ही किए होंगे, लेकिन फिर भी एक जो जनरल अप्रोच न्यूमेरिकल के लिए होनी चाहिए वो क्या है, उसको भी आप जरा सुन लीजिए। पहला काम तो आपके पास ये होना चाहिए न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पूर्व कि जो भी टॉपिक आप थ्योरी में पढ़ रहे हो, ये न्यूमेरिकल की बात नहीं कर रहा हूँ, इन जनरल में बात कर रहा हूँ, जिस किसी भी टॉपिक को आप थ्योरी में पढ़ रहे हो उस टॉपिक के, जैसे मान लो हमने इससे पूर्व में एक टॉपिक लिया था आपके व्यतिगण का गणितीय विश्लेषण, वो लगभग मेरे हिसाब से 2-2.5-3 पेज उसमें आपके भर गए होंगे जब आपने लिखा होगा। तो अब आपका क्या काम होना चाहिए, उस पूरे टॉपिक को किसी भी तरह से आप अपनी लैंग्वेज में या शॉर्ट फॉर्म में जिस तरह से भी आप याद रख सको उसको शॉर्ट एंड समराइज करने का प्रयास कीजिए, एक अलग रजिस्टर में या एक अलग पेज पर, ठीक है ना। उसके अंतर्गत क्या क्या ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको हर समय याद रहनी चाहिए, उनको क्या कीजिए आप अलग से नोट कर लीजिए। नोट्स के अलावा इसका कारण मैं बता रहा हूं, होगा क्या कि जब सिलेबस आगे चलेगा, कंटेंट आगे बढ़ते जाएंगे, तब क्या होगा कि आपका रजिस्टर तो बढ़ता जाएगा। हो सकता है कि केवल ऑप्टिक्स पढ़ते पढ़ते हमारे 2 रजिस्टर फुल हो जाएं, तो जब आप रिवीजन करने जाओगे तब आपके लिए ये संभव नहीं होगा आप इन दोनों रजिस्टर को एक साथ रिवाइज कर सको। तो उस स्थिति में सबसे अच्छी रणनीति न सिर्फ बीएससी, अभी तो निश्चित रूप से आप आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी देने जाओगे तो वहां पर भी ये रणनीति काम आने वाली है कि आप जो भी टॉपिक या कंटेंट को पढ़ रहे हो बुक से या नोट से या डिजिटल प्लेटफॉर्म पर कहीं से भी, तो उसको अपनी लैंग्वेज में शॉर्ट में आप नोट कर लीजिए। तो उससे क्या होगा कि जैसे मान लो 2 रजिस्टर आपके भरे, तो वो हर स्थिति में 50, 60 या 100 पेज के अंतर्गत पूरे समझ जाएंगे। तो उन 50 या 100 पेज को या 60 पेज को रिवाइज करना आपके लिए बहुत आसान होगा। तो ये रणनीति आपको बनानी है और इस रणनीति के अनुसार काम करना है। और डे 1 से ऐसा नहीं होता, ये अभ्यास का तरीका है, ठीक है ना। हो सकता है कि आपने 3 पेज को आप शॉर्ट करने गए, आपके 2 पेज में शॉर्ट हुआ, कोई दिक्कत नहीं है।
हो सकता है 3 पेज के करने के आपके 3 ही पेज में शॉर्ट हो ही नहीं पाया, कोई दिक्कत नहीं है, अभ्यास करने से हो जाएगा। आप 2 बार 4 बार 5 बार 10 बार 20 बार अभ्यास करोगे तो एक स्टेज ऐसी जरूर आएगी, तब आपको पढ़ते ही पता चल जाएगा उस टॉपिक को कि इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, मुझे क्या नोट करना है। इसलिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप डे 1 से एक्सपर्ट हो जाइए, एक्सपर्टनेस हमेशा प्रैक्टिस करते 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 अपना आप आ जाएगी, लेकिन ये काम हमें करना है। मैं पहले इंस्ट्रक्ट कर दिया, इसलिए ये काम आपको जब तक हमारा ये प्रोग्राम चलेगा, जब तक ये लेक्चर सीरीज चलेगी और जब तक ये तो चलनी ही चलनी है लंबे समय तक, ठीक है ना, तो आपको ये काम करना है। तो एक काम तो आपको वो करना है, उससे क्या होगा कि हर टॉपिक के कंटेंट शॉर्ट में आपके पास आ जाएंगे। तो ये एक जनरल बात थी जो मैंने आपके साथ कर ली। अब हम आते हैं न्यूमेरिकल पर। तो जब कभी भी आप न्यूमेरिकल को सॉल्व करो तो न्यूमेरिकल को सीधा ऐसे नहीं पढ़ा आपने सीधा सॉल्व करना शुरू कर दिया, हमेशा बड़े इत्मीनान से पढ़ो। जनरली होता है क्या है, जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करो या आपके बीएससी के एग्जाम की बात करो, जैसे किसी भी जनरली हम ऐसे कैलकुलेशन करते हैं कि किसी भी क्वेश्चन को करने के लिए हम टाइम पीरियड बांट लेते हैं, भाई इस क्वेश्चन को हमें लगभग 2 या 3 4 मिनट में करना है। जैसे एक एग्जाम्पल रूप में ये क्वेश्चन आपके सामने, कोई भी, अभी इसको पढ़ो मत आप, मैंने कह दिया इसको 2 मिनट में आपको करना है, ठीक है। तो अब आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए, ऐसा नहीं हो कि आपने 2 सेकंड या 3 सेकंड में क्वेश्चन को फट पढ़ लिया, फटाफट करना स्टार्ट किया, नहीं, आप बड़े इत्मीनान से इस क्वेश्चन को पढ़िए, उसमें भले आपको 25 से 30 सेकंड लग जाए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एक दफे आपने अगर क्वेश्चन को इत्मीनान से पढ़ लिया और ये चेक कर लिया कि ये किस टॉपिक से रिलेटेड है और इसमें किस किस फॉर्मूले का या किस कंटेंट का यूज होने वाला है, उसके बाद तो आपका सारा काम केवल 10 सेकंड का हो जाएगा। और अगर आपने पढ़ने में जल्दबाजी दिखाई और आप नहीं समझ पाए किसका है किसका नहीं, तो फिर आप बार बार फॉर्मूला लगाते रहोगे और आपका आंसर आएगा नहीं, आपका 2 मिनट भी चले जाएंगे और आप एक अतिरिक्त दबाव भी महसूस करोगे। तो बड़े ठंडे दिमाग से न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का एक तरीका होता है, दिमाग को एकदम ठंडा रखिए, बड़े इत्मीनान से काम कीजिए और आराम से पढ़िए। पढ़ करके चूंकि कंटेंट तो आपको पता है, तो किस कंटेंट से उसको दिमाग में रिकॉल कीजिए और फिर आराम से जो कंटेंट आपको पता है उसमें से उस कंटेंट या उस फॉर्मूले को निकालिए और फिर क्वेश्चन को करना स्टार्ट कीजिए। यह अप्रोच हर जगह आपके काम आने वाली है, फिजिक्स में भी काम आने वाली है, केमिस्ट्री में भी आपके काम आने वाली है, मैथमेटिक्स में भी ये अप्रोच आपके काम आने वाली है। तो हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आज 3-4 न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे तो आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और इससे हमें इस प्लेटफॉर्म पर एक नई इनिशिएटिव एक तरह से स्टार्ट हो जाएगा। तो करते हैं स्टार्ट। तो जो हमारा पहला न्यूमेरिकल है, इस न्यूमेरिकल को पहले मैं पढ़ता हूं, आप ध्यान से सुनिए। क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश के 2 कला संबद्ध स्रोत जिनकी तीव्रताओं का अनुपात 100:1 है, व्यतिकरण फ्रिंजें उत्पन्न करती है, फ्रिंजों की अधिकतम एवं न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन को बड़े हमने आराम से पढ़ लिया। अब ये क्वेश्चन किससे रिलेटेड है, निश्चित रूप से क्या है, व्यतिकरण से रिलेटेड है। यानी कोई 2 कला संबद्ध स्रोत हैं, ठीक है ना, तो जिनसे जो प्रकाश आ रहा है आपके, उनकी तीव्रता है, ये 100:1 क्या है, जो आपके प्रकाश आ रहा है स्रोत से उनकी तीव्रता का अनुपात है। जो प्रकाश आएगा उसकी कुछ ना कुछ तीव्रता तो होगी, ठीक है ना। जो हमने y1 y2 की बात की थी तो उसके आयाम a1 a2 थे। हमने जब इनिशियल में मैथमेटिकल डेरिवेशन किया तब क्या लिखा था, y1 y2 या a1 या a2 और आगे जो भी मान थे, तो ये a1 a2 क्या थे, उस तरंग के या स्रोत से जो तरंग प्राप्त हो रही थी उसके आयाम थे। और a1² क्या हो जाएगा, a1² हो जाएगा इस स्रोत से जो प्राप्त तरंग है उसकी तीव्रता, और a2² हो जाएगा इस तरंग जो जिस स्रोत से प्राप्त हो रही है उसकी तीव्रता। तो आपको क्या पता चल गया कि 2 स्रोत हैं जिनकी तीव्रताओं का अनुपात आपको दे रखा है, और जब इनमें व्यतिकरण होगा तो निश्चित रूप से क्या मिलेगी, फ्रिंजें मिलेगी। अब ये फ्रिंजें क्या है, अभी थोड़ी देर बाद आपको पता चलेगा। जब हम यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट करेंगे तब आपको पता चलेगा। मैं बेसिक आइडिया दे देता हूँ। इसका मतलब क्या है कि जब कभी आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करोगे तो प्रकाश स्रोत जाएगा, उनमें व्यतिकरण होगी, और जब आप लैब में इस प्रकार के एक्सपेरिमेंट संपन्न करते हो तो जो स्क्रीन होती है आपकी स्क्रीन पर्दा, वहां पर आपको क्या मिलता है, कुछ स्पॉट्स मिलते हैं, ब्राइट डार्क, इस प्रकार से अल्टरनेट स्पॉट मिलते हैं। उन्हीं को हम क्या कहते हैं, फ्रिंजे कहते हैं। और उसको हम फ्रिंजे भी कहते हैं और उसको इंटरफेरेंस पैटर्न भी कहते हैं, व्यतिकरण प्रतिरूप। उसको हम क्या कहते हैं, व्यतिकरण प्रतिरूप, ठीक है। उसमें और व्यतिकरण के अंतर्गत आपको ये भी पता है, जब हमने गणितीय विश्लेषण किया था तो उसके अंतर्गत हमने क्या देखा था, कुछ कंडीशंस निकाली थी कि फाई के या डेल्टा के इस मान पर आपको क्या मिलती है, तीव्रता अधिकतम मिलती है या आयाम अधिकतम मिलता है, और फाई के इन मानों पर तीव्रता न्यूनतम या आयाम न्यूनतम मिलता है, जिसको हमने क्रमशः संपोषी और विनाशी व्यतिकरण की संज्ञा भी दी थी। ये मैंने थोड़ा बहुत बता दिया। अब इस क्वेश्चन को कैसे करना है आप ध्यान से सुनिए। तो करते हैं इस क्वेश्चन को आगे हम। सबसे पहले क्या है, आपको क्या दिया गया है, गिवन डेटा क्या आपको गिवन या दिया गया क्या है, I1 अनुपात I2, ये कितना है 100:1, ये आपको दिया गया है, ठीक है। 2 कला संबद्ध स्रोत है जिनकी तीव्रताओं का अनुपात क्या है, ये है। आप चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, माना 2 कला संबद्ध स्रोत
जिनकी तीव्रता क्रमशः I1 I2 है तथा दिया गया है I1 अनुपात I2 इजिकल टू 100 अनुपात 1। अब आपको पूछा क्या गया है, आपसे ये पूछा गया है कि आपको I मैक्सिमम और I मिनिमम का अनुपात निकालना है, ये आपको निकालना है। ठीक है, तो गिवन डेटा आपके पास ये रहा, जो फाइंड करना है वो आपके पास ये रहा। अब कैसे निकालोगे, बिल्कुल सिंपल है। व्यतिकरण में आपको पता है कि अधिकतम तीव्रता आपको कब प्राप्त होती है, जब संपोषी व्यतिकरण होता है, और न्यूनतम तीव्रता कब प्राप्त होती है, जब विनाशी व्यतिकरण होता है। और दोनों के लिए आपको फॉर्मूले भी आपने निकाल रखे हैं। आपको पता होगा जब संपोषी व्यतिकरण आपने देखा था तो उस स्थिति में फाई आपने क्या लिखा था, 2n पाई लिखा था, या आप ऐसा कह सकते हो cos फाई इजिकल टू +1 लिखा था। ठीक है ना, ये आपको यहाँ लिखना नहीं, मैं बता रहा हूँ। और उसको पूरा सॉल्व करके आपने फाइनली आपने ए मैक्सिमम क्या निकाला था, आयाम की बात कर रहा हूँ, वो निकाला था A1 + A2। और I मैक्सिमम क्या हो जाएगा, I मैक्सिमम हो जाएगा आपका A1 + A2 का होल स्क्वायर। यही था कि नहीं था आपके। और ये तो आपने क्या निकाला, ए मैक्सिमम और आई मैक्सिमम आयाम के पदों में। ये किन पदों में है, इन द टर्म्स ऑफ एम्पलीट्यूड्स। अगर मान लो इसी प्रकार से आपको ए मैक्सिमम या आई मैक्सिमम जो है वो तीव्रता के पदों में निकालना है, तब आप कैसे लिखोगे। तो ये देखिए, आपको पता है जो I1 है वो क्या है, A1 स्क्वायर के समानुपाती है, और I2 है वो A2 स्क्वायर के समानुपाती है। तो इससे मैं I मैक्सिमम क्या लिख सकता हूँ, I मैक्सिमम को क्या लिख सकता हूँ, A1 क्या हो जाएगा, √I1, ये लीजिए √I1 + √I2 का होल स्क्वायर। तो ये आपके क्या आ गया, I मैक्सिमम आ गया। ये मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि हमें जो गिवन डेटा है वो आयाम के पदों में नहीं, वो किसके पदों में है, तीव्रता के पदों में है। तो एक फॉर्मूला तो आपके ये काम आ जाएगा, इक्वेशन नंबर 1। उसी प्रकार से मैं कोई दूसरा फॉर्मूला काम में लेना चाहूँ I मिनिमम के लिए, तो I मिनिमम के लिए आप क्या जानते हो, आपने जो फॉर्मूला निकाला था A मिनिमम का वो क्या था, A1 - A2 या I मिनिमम A1 - A2 का होल स्क्वायर। और इसको अगर आप तीव्रता के पदों में लिखना चाहो तो क्या हो जाएगा, तीव्रता के पदों में हो जाएगा I1 √I1 - √I2 का होल स्क्वायर। ये आपकी इक्वेशन नंबर क्या हो गई, 2 हो गई। ठीक है, अब आपको निकालना क्या, I मैक्स अनुपात I मिनिमम, तो इन दोनों का अनुपात निकाल लीजिए। दोनों आपके पास फॉर्मूले भी हैं और I1 I2 के आपके पास मान भी है, तो चलो निकाल लेते हैं। अतः अधिकतम और न्यूनतम तीव्रताओं के अनुपात को निम्न प्रकार लिखा जा सकता है। चलो मैं लिख देता हूं। ठीक है, आपको ये मैक्सिमम वगैरह नहीं दिखले, न्यूमेरिकल में जो चीज सिर्फ दे रखी है वो तो मैंने समझाने के लिए, फर्स्ट न्यूमेरिकल था इसलिए मैंने समझाने के लिए पूरा लिखा है। आप केवल करोगे क्या, वापस सुन लीजिए, आप लिखोगे गिवन I1 अनुपात I2 इजिकल टू 100 अनुपात 1। वी वांट टू फाइंड, हम ज्ञात करना चाहते हैं I मैक्सिमम अनुपात I मिनिमम। अब आगे क्या लिखोगे, हम जानते हैं, आप क्या जानते हो, I मैक्सिमम इजिकल टू √I1 + √I2 का होल स्क्वायर तथा I मिनिमम इजिकल टू √I1 - √I2 का होल स्क्वायर। ये आप जानते हो, उसके बाद बस इसको अप्लाई कर दीजिए। तो ये लीजिए I मैक्सिमम अनुपात I मिनिमम √I1 + √I2 का होल स्क्वायर अपॉन √I1 - √I2 का होल स्क्वायर। अब मैं इसको I2 ऊपर भी बाहर दोनों जगह कॉमन ले लेता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, देखो √I1 अपॉन I2 + 1 का होल स्क्वायर और √I1 अपॉन √I2 - 1 का होल स्क्वायर। √I2 ऊपर भी √I2 नीचे भी कैंसिल हो जाएगा। और I1 अपॉन I2 ये आपको दिया गया है, I1 अपॉन I2 कितना दिया गया है, 100 अनुपात 1। तो I1 अपॉन I2 क्या हो जाएगा, 100 अनुपात 1 या 100 लिख सकता हूँ, 100 + 1, सॉरी रूट में, और ये भी √100 - 1। तो √100 क्या हो जाएगा, 10 + 1 और 10 - 1 का होल स्क्वायर। तो फाइनल आंसर आ जाएगा 10 + 1 11 का स्क्वायर 121 और 9 का स्क्वायर 81। तो ये आपके क्या आ गया, फाइनली I मैक्सिमम अपॉन I मिनिमम का अनुपात। ये आपका क्या है, आंसर है 121/81। तो इस प्रकार से आपको सॉल्व करना है, और ये वेरी इंपॉर्टेंट है, वापस बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है आपके बीएससी के एग्जाम में, तो निश्चित रूप से हर बार ये आता ही आता है। इसके अलावा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी एकदम जनरल क्वेश्चन के रूप में ही आता है, और कई बार बच्चे इसको गलत भी कर देते हैं, ठीक है ना। लेकिन अब आपको मेरे हिसाब से पूरा समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करते हैं, इसी प्रकार का एक न्यूमेरिकल और करके देखते हैं, तब आपके और कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बन जाएगी।
तो अगला न्यूमेरिकल हम देखते हैं, वो क्या है, वो भी बिल्कुल ईजी है, उसको आपको आराम से पढ़ना, बिल्कुल सेम है लेकिन हम प्रैक्टिस कर लेते हैं एक बार। तो इस क्वेश्चन को पढ़िए, आप क्या कह रहा है ये कह रहा है 2 कला संबद्ध स्रोतों जिनके आयामों का अनुपात 9:1 है को व्यतिकरण फ्रिंजें उत्पन्न करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। फ्रिंजों की अधिकतम एवं न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है। इससे पूर्व क्वेश्चन में आपको जो स्रोत थे उनकी आवृत्तियां दी गई थी, आवृत्तियों का अनुपात दिया गया, तीव्रताओं का अनुपात दिया गया था, और इस क्वेश्चन में आपको उस स्रोत के आयामों का अनुपात दिया गया है। पूछा वही है, अधिकतम और न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात। तो बिल्कुल ईजी है। वहां पर आपने जो आई मैक्सिमम और आई मिनिमम के लिए फॉर्मूला काम में लिया था वो तीव्रता के पदों में लिया था, और यहाँ पर आप किस में ले लोगे, आयाम के पदों में ले लोगे। वेरी इजी है, मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ। और एक इंस्ट्रक्शन कॉमन में देना भूल गया आपको, हालांकि मुझे ये पहले देना चाहिए था कि जब भी मैं न्यूमेरिकल इस तरह से सॉल्व करवाऊँ, चूंकि टॉपिक तो आपके पढ़ा हुआ है तो मैं तो इसको पूरा सॉल्व करूंगा, लेकिन आपकी क्या जिम्मेदारी होगी, अगर सीरियसली आपको इस प्लेटफॉर्म को यूज करना है तब आप क्या कीजिए, न्यूमेरिकल को पढ़िए, वीडियो को पॉज कीजिए और पहले इसको खुद करने का प्रयास कीजिए। ठीक है, जो भी आपके पास संचित ज्ञान है, जो भी आपने सीखा है उसके आधार पर खुद करने का प्रयास कीजिए। फिर करने के बाद इसको आप रुक जाइए, फिर वीडियो को ऑन कीजिए और इसको देखिए। अगर आपने जो किया है, जिस तरीके से जो आंसर आया वो पूरा जैसा मैंने बताया उसी के अनुरूप है, इसका मतलब है कि आप बिल्कुल राइट ट्रैक पर हो, और ये सबसे अच्छा तरीका है। और मैंने पहले ही बताया कि अगर इस प्लेटफॉर्म पर आप सीरियस स्टडी करोगे तो किसी भी स्थिति में आपको ये क्लासरूम की कमी महसूस नहीं होने देगी। इसीलिए तो हमें हर चीज़ में टाइम लग रहा है। अदरवाइज केवल लेक्चर को केवल डिलीवर करके अपलोड करने वाली स्थिति होती तो उसमें कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता। जो ये लेक्चर जैसे मैं इतना बोल के बता रहा हूँ, उतने बोलने की आवश्यकता नहीं, मैं सीधा सॉल्व करता, आप उतार लेते, उससे कोई मतलब नहीं है। हम चाहते हैं ये प्लेटफॉर्म क्या हो, मतलब फुल्ली आप इसका यूज ले सको अपने हर स्तर पर। ठीक है, तो चलो हम इसको स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो गिवन डेटा क्या है आपका, गिवन डेटा है आपका A1:A2 9:1। आपको निकालना क्या है, वी वांट टू फाइंड। ठीक है ना, आप क्या निकालना चाहते हो, आई मैक्सिमम अनुपात आई मिनिमम, ये आप निकालना चाह रहे हो। आप जानते क्या हो, वी नो दैट, क्या जानते हो, आई मैक्सिमम इज इक्वल टू A1 + A2 का होल स्क्वायर एंड आई मिनिमम इज इक्वल टू A1 - A2 का होल स्क्वायर। तो चलो बस करते हैं, आई मैक्सिमम अपॉन आई मिनिमम A1 + A2 का होल स्क्वायर। वेरी इजी है, कुछ नहीं करना है, बस सिंपल एकदम। A2 बार ले लीजिए, तो A1/A2 + 1 का होल स्क्वायर, A1/A2 - 1 का होल स्क्वायर। A1/A2 का मान क्या है, 9 अनुपात है क्या, 9 लिख दूँ, 9 + 1/9 - 1 का होल स्क्वायर, 10/8 का होल स्क्वायर। इसको हम अगर कैंसिल करते हो तो 5 और 4 25/16। तो ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। तो इस स्थिति में आपके आई मैक्सिमम और आई मिनिमम का अनुपात कितना आ गया, 25/16। बिल्कुल इजी है, ठीक है ना, लेकिन जरूरी है। न्यूमेरिकल प्रैक्टिस जब तक हम हाथ से नहीं करेंगे तब तक हमें वो मजा नहीं आएगा। बिल्कुल हम खूब सारे न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करने वाले हैं। अभी तो थोड़ा धीमा काम हो रहा है क्योंकि आप धीरे धीरे क्या कर सको, इसके साथ अपने सामंजस्य को बैठा सको। जब आपका एक बार इस प्लेटफॉर्म पर पढ़ने का सामंजस्य बैठ जाएगा तब ये काम बहुत फास्ट होगा। कुछ दिनों में जब हमारे और टॉपिक हो जाएंगे तब जितने टाइम पीरियड का ये लेक्चर है उतने टाइम पीरियड में मैं कम से कम आपको 5 से 7 न्यूमेरिकल सॉल्व करवा दूंगा। अभी तो सिर्फ 2 बार, वो भी इजी। टिपिकल न्यूमेरिकल भी मैं 5 से 7 सॉल्व करवा दूंगा, लेकिन वो जैसे जैसे समय बीतेगा तब आपके होता जाएगा। तो इन दोनों न्यूमेरिकल को आप आराम से देखना। और इस लेक्चर को मैं यही समाप्त करता हूँ। ये न्यूमेरिकल प्रैक्टिस की हमारी पहली क्लास थी। इस प्रकार के सेशन आगे चलता रहेगा और फिर अब अगले लेक्चर में हम नया टॉपिक लेंगे, कंटिन्यू हमारा करेंगे। थैंक यू।